1000 से ऊपर तो हो ही गया है। तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम एक सिस्टम है जिसको लगाने के बाद हम कुछ तय तक कर सकते हैं कि ये हम उससे बच सकते हैं। नहीं, बिजली डराने वाली चीज है और इससे होने वाला नुकसान बहुत बड़ा होता मतलब है। अगर बिजली बादलों से जमीन की तरफ आती है ओके ओके तो उसका नुकसान ज्यादा होता है। यस IS 2309 इसका कोड है, लाइटनिंग इवेंट काउंटर। मतलब इसका मतलब हमने सही तरीके से उसको इंस्टॉल किया हुआ है, Okay. सही डिजाइन करके उसको इंस्टॉल किया हुआ है। बेता फिल्म का एक गीत है, बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। यस, आज हम बात करने वाले हैं बिजली के ऊपर। लाइटनिंग लाइटनिंग होती क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके लिए प्रोटेक्शन क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम ये पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुनील सुभाष कटेकरी द EHS शो में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे गेस्ट है श्री विनायक परशेट्टी। विनायक परशेट्टी बी इलेक्ट्रिकल है। इन्होंने 2008 में बी इलेक्ट्रिकल कंप्लीट किया है। बी इलेक्ट्रिकल कंप्लीट करने के बाद इन्होंने जॉब के लिए ट्राई किया। अनफॉर्चुनेटली शुरुआती दौर में उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा, पर उन्होंने वो स्ट्रगल को अपने अचीवमेंट में बदल दिया। उन्होंने इस फील्ड को चुना, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम्स इंस्टॉलेशंस। इस फील्ड को चुनने के बाद उन्होंने आज तक मोर देन 1000 से भी ज्यादा इंस्टॉलेशंस कंप्लीट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं श्री विनायक परशेट्टी जी से। विनायक सर नमस्कार। नमस्कार सर। विनायक सर, जैसा मैंने गाना सुना कि बेता फिल्म का गाना था जी। बिजली हम पे गिर जाएगी। करेक्ट। फिल्मों में तो गाना अच्छा लगता है, बिजली हम पे गिर जाएगी, फिर हीरो हीरोइन लिपट जाते हैं। क्या बिजली इतनी अच्छी है कि प्यार करा दे? नहीं, बिजली डराने वाली चीज है। बचपन में मुझे मुझे और एक चीज याद है कि कभी कभी ऐसा होता था कि जब हम बचपन में बारिश में भीगते थे, जी। भीगने के टाइम में बिजली गिरती थी और हम खुश हो जाते थे कि अरे वाह, भगवान हमारी फोटो निकाल रहा है। Correct. ऐसा भी लगता था। लेकिन जैसा आपने कहा कि बिजली इतनी अच्छी नहीं है, बिजली भयावह है, डरावनी चीज है। क्यों, क्या होता है? मतलब पहले हमको ये समझाए कि बिजली यानी लाइटनिंग यानी क्या, लाइटनिंग होती क्या है, वो कैसे जनरेट होती है एंड उसके इफेक्ट्स क्या है। वन बाय वन हम क्वेश्चन जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, बिजली जो आसमान से गिरती है या आसमान में तैयार होती है, वो बिजली है क्या? बिजली एक प्राकृतिक घटना है जो दो बादलों के बीच में जो हम उसको चार्ज बोलते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक चार्ज रहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जो बादलों का घर्षण होता है उसकी वजह से जो अपनी जमीन की तरफ जो खींचे चले आती है, उसको हम करंट में उसकी गणना कर सकते हैं या वोल्टेज में, दोनों तरफ से उसकी गणना की जाती है और इससे होने वाला नुकसान बहुत बड़ा होता है। मतलब मुझे ये पूछना था कि ये बिजली जो है दो बादलों के बीच में जो घर्षण आप बोल रहे, फ्रिक्शन जो बोल रहे, फ्रिक्शन से जनरेट होने वाली ऊर्जा है। करेक्ट, ओके। तो वो जो फ्रिक्शन से जनरेट होने वाली बिजली है वो जमीन की तरफ क्यों आती है? क्या मतलब है ना, बिजली गिरती है हम बोलते हैं, वो क्या है? अभी एक हालांकि ऐसे कि बिजली 3 प्रकार की गिरती है। ओके। एक तो बादलों के बीच में भी होती है, Okay. जिसका हमें नुकसान नहीं होता है, जो जमीन की तरफ नहीं खींची आती, जो कम उसकी तीव्रता जो होती है कम होती है। और एक जो है बिजली जैसे ऊर्जा हम बोलते हैं, तो कुछ ऊर्जा ही जमीन की तरफ से बादलों की तरफ भी खींची जाती है, जमीन की तरफ से बादलों की तरफ भी जाती है। दिस इज न्यू। जैसे ये जमीन हम बोलते हैं, इसमें चार्ज है, जैसे मैग्नेट की चुंबकत्व आकर्षण रहता है पृथ्वी में। अच्छा। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल दोनों तरफ से काम करती है। अगर बिजली बादलों से जमीन की तरफ आती है ओके तो उसका नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ, थैंक यू वेरी मच। आज तो ये एक नया कुछ सीखने को मिला। 3 प्रकार की बिजली है। एक तो बादलों के बीच में फ्रिक्शन होता है, बिजली वहीं के जनरेट होती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरी जमीन से बादल की तरफ जाने वाली, ये समथिंग न्यू मेरे लिए और व्यूअर्स के लिए भी ये नया टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नॉलेज रहेगा। एंड थर्ड इज बादल से जनरेट होने वाली बिजली जो है जमीन की तरफ खींचती है। गुड। कितनी ऊर्जा उसमें रहती है? मैक्सिमम ऊर्जा, टेम्परेचर कह सकते हैं आप,
या फिर और क्या पैरामीटर्स आई डोंट नो, लेकिन वो मतलब उसका इम्पैक्ट जो रहेगा उसके लिए उसमें पैरामीटर्स क्या रहते हैं, मतलब मैक्सिमम पैरामीटर्स? अभी जैसे बिजली को अगर जैसे प्राकृतिक नहीं है, नैसर्गिक है ये, तो उसको मेजरमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है नहीं अपने पास। ओके मतलब अभी इंसान के पास इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो इसको हम बोल सकते हैं कि करंट में इसको मेजर किया जाता है। जैसे बिजली ऊर्जा है तो करंट में होता है, और बादल और जमीन के बीच में जो डिफरेंस बोलते हैं, फर्क जो होता है, उसको वोल्टेज में हम मेजर कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास जो फैसिलिटीज़ है अपने इंडिया में या भारत देश के बाहर भी जो है, वो 100 किलोमीटर तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। ओके तो वो उससे भी भयावह हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। अच्छा, काफी सारे न्यूज में हम देखते हैं कि बिजली खेत में गिर गई, बिजली किसान के ऊपर गिर गई, बिजली नदी में गिर गई, बिजली बिल्डिंग के ऊपर गिर गई, बिजली कंपनी में इंडस्ट्री के ऊपर गिर गई। जी नुकसान तो बहुत होता है, जी। पर मुझे जानना था कि आप इसमें एक्सपर्ट है, तो अगर इंसान के ऊपर गिरती है या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर गिरती है या फिर किसी है ना इंडस्ट्री के ऊपर गिरती है, तो उसके इम्पैक्ट आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कि हाँ इतना इतना भयानक उसका इम्पैक्ट रह सकता है? वो आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए। बिजली गिरने के बाद जो नुकसान जो है, उसके जो प्रकार बनाए गए हैं, उसमें एक तो इंसान का जो डेथ हो सकता है या मृत्यु हो सकती है डायरेक्टली। अगर किसी वास्तु पे गिरती है, जैसे कंपनी हो या कोई इंडस्ट्रीज हो या कोई अपार्टमेंट हो, रेसिडेंशियल अगर हो, तो उस पर अगर गिरती है तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर, वो सब पूरे डैमेज हो सकते हैं उसमें। और अगर ओपन लैंड में गिरती है, उसके भी कई वजह मतलब रीजंस है, ओपन लैंड में भी गिरती है, तो वहाँ पे जो एनिमल्स बोलते हैं हम, जो गाय भैंस वगैरह रहती है, तो उनको पूरा डेथ हो सकता है उस केस में। मतलब अगर इंसान पे या किसी जानवर पे या इस पे गिरती है तो मृत्यु असंभव ऐसा है कि उसमें बचने के चांस अटल है, बचने के चांसेस कुछ नहीं है। मतलब अगर बिजली गिरेगी तो आदमी का मतलब मृत्यु अटल है, अटल है। ओ वेरी डेंजरस। उसमें एक ही बच सकता है, अगर आप जहाँ पे खड़े वहां से अगर 4-5 किलोमीटर दूर अगर बिजली गिरती है, हाँ तब जाके बचने के चांस। मतलब डायरेक्ट गिरेगी तो कोई चांस ही नहीं, मौका नहीं है। ओके, तो अभी मुझे एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है, किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में या किसी भी इंडस्ट्री में कई सारे लोग काम करते हैं, मतलब है ना 400 500 1000 2000 इतने सारे लोग, या रेसिडेंशियल एरिया रहेगा उसमें एक ही जगह पे इतने सारे लोग रहते हैं। इंडस्ट्रीज में काफी सारे केमिकल्स या फिर अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। अगर ऐसे जगह पे बिजली गिरेगी तो नुकसान तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नुकसान तो बहुत होता है इसमें। बाप रे, ये तो बहुत डरावनी चीज है। तो मुझे क्वेश्चन मन में आता है, ठीक है इतनी भयानक चीज तो है, बचने के कुछ या बचाव के कुछ तरीके हैं, या मतलब बिजली लाइटनिंग से हमको बचना है तो बचाव के क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं? जैसे हमने शुरू में बोला कि एक नैसर्गिक आपत्ति है, तो इसके बचाव के सुरक्षा के भी कुछ नियम्स है जिसको हम लागू कर सकते हैं अपने जहाँ पे भी हम रहते हैं, अपार्टमेंट हो या इंडस्ट्रीज हो। तो उसके कुछ टाइप्स है जो प्रोटेक्शन में हम बोलते हैं उसको। तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम एक सिस्टम है जिसको लगाने के बाद हम कुछ तय तक कर सकते हैं कि ये हम उससे बच सकते हैं। ओके, मतलब लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम अगर हम इंडस्ट्री में या रेसिडेंशियल एरिया में हम बिठाते हैं तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ। तो मुझे एक क्वेश्चन और एक बार मन में आता है, जी रेसिडेंशियल एरिया है या अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज है, जी सर, मैंने सुना था कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन के भी है ना, लाइटनिंग एरेस्टर्स आप बिठाते हैं तो उसके कई सारे टाइप्स है जी। तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि वो टाइप्स क्या क्या है और कौन सा टाइप कहाँ पे उसको बिठाना चाहिए, उसके क्या मेजरमेंट्स है? अभी जैसे लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम जो मैं बोल रहा हूँ, इसके कुछ मापदंड हैं।
जैसे हम भारत में उसको अगर यूज कर रहे हैं तो भारतीय मानक है, इंडियन स्टैंडर्ड हम उसको बोलते हैं। IS IS 2309 इसका कोड है। IS 2309। 2309 जी, ये 1989 में डिजाइन हुआ था। ओके। कुछ हमारे शास्त्रज्ञ हैं जो उन्होंने उसको एक ड्राफ्ट बना के रखा था, कोड ऑफ प्रैक्टिस हम उसको बोलते हैं। और कुछ IEC स्टैंडर्ड भी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ओके। और एक NFC स्टैंडर्ड है, फ्रेंच कोड है, NFC। NFC। ये तीन मानक है जिससे हम उसको हम डिजाइन कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं कि कैसे हमको उसको प्रोटेक्ट करना है बिजली से। ओके। हाँ, तो अगर जो भी वस्तु है वो किस प्रकार से बनी हुई है, ये सबसे पहले उसमें आता है। इसमें जैसे हम बोलते हैं कि रिस्क असेसमेंट कैलकुलेशंस। रिस्क असेसमेंट कैलकुलेशन कैलकुलेशंस मतलब एंटायर एरिया में रिस्क कितना है एंड उसके लिए प्रोटेक्शन लेयर क्या होना चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, इसमें तय किया जाता है ये चीज। तो रिस्क असेसमेंट कैलकुलेशंस के लिए हम वही जो मानक है IS IEC, इसका हम रेफरेंस लेते हैं। तो उसके हिसाब से उसके कैलकुलेशंस किए जाते हैं। ओके। मतलब एक वास्तु, उसमें कितने ह्यूमन बींग्स हम जो बोलते हैं, मनुष्य कितने हैं, उसमें कितने वैल्यूएबल्स है, मशीनरीज, और उसमें और क्या ज्वलनशील पदार्थ है। जैसे इंडस्ट्री में अगर फ्लेमेबल केमिकल्स है, Flammables है, फ्लेमेबल गैसेस रहेंगे, स्टोरेज क्या क्या किया है उसमें, यस, टोटल नंबर क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज। कोई हेरिटेज बिल्डिंग भी है जिसको हमको संभालना है, मतलब हेरिटेज बिल्डिंग है, वो भी वास्तु भी ये हो सकती है। ओके। तो वो सब उसमें कंसिडर किया जाता है और उसके बिहाफ पे वो कैलकुलेशंस किया जाता है। और उसके दो प्रकार है, जैसे मैंने कहा कि मानक में है इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक है, और एक नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। तो एक भारतीय मानक को जो हम यहाँ पे बोलते हैं दैट इज कन्वेंशनल, पारंपरिक। भारतीय मानक जो इसको कन्वेंशनल टाइप जो बोलते हैं, पारंपरिक। और जो एडवांस है वो NFC स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ओके। तो दो प्रकार के लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं। तो कन्वेंशनल लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम एंड एडवांस लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, ये दो मेन टाइप्स है जो आपको लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम्स के हम कह सकते हैं जी। इन दो प्रकारों में लाइटनिंग सिस्टम जो प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं अरेस्टर्स, उसमें भी कुछ अलग अलग टाइप्स आते हैं। मतलब मैंने एक दो जगह देखा था कि एक बल्ब रहता है, उसमें स्पाइक्स रहते हैं एंड ट्रेडिशनली वो नीचे आते हैं, अर्थ हो जाते हैं। एक जगह पे मैंने देखा था कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर रूफ टॉप पे ग्रिड बिठाया गया था पूरा, एंड सिंपल ग्रिड था वो। हाँ, या फिर आज के डेट में ऐसा है कि आपको हाई एरिया कवरेज करने के लिए एक हाइट और मतलब ऊंचाई पे एक सिंपल मतलब एक ही क्या बोलते हैं उसको आप, डिवाइस बोल सकते हैं, डिवाइस बिठा दो एंड आपको बाकी सारे लाइटनिंग अरेस्टर्स के बदले में एक ही डिवाइस आपको प्रोटेक्शन दे। वो डिफरेंस मतलब अलग अलग टाइप्स, मतलब कन्वेंशनल में एंड एडवांस में अलग अलग टाइप्स के जो अरेस्टर्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो कैसा कि हमारे लिए तो ये सब सब्जेक्ट नया है, क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट। तो आप उसमें अगर इंफॉर्मेशन दे दोगे तो हमारे जो दर्शक है उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा। जैसे हमने बोला कि कन्वेंशनल है मतलब पारंपरिक है, तो 1989 में डिजाइन के वक्त इतने ऊंचे बिल्डिंग्स नहीं थे, या इतनी इंडस्ट्री में भी वैल्यूएबल्स जो थिंग्स थे या स्टोरेज थे वो नहीं थे। तो वो प्रकार में कन्वेंशनल एज पर IS 2309 जो है, उसमें एक स्पाइक टाइप बोलते हैं उसको, फ्रैंकलिन रॉड है। फ्रैंकलिन एक शास्त्रज्ञ थे जिन्होंने इसको बनाया था, इस तकनीक को निर्माण किया था ओके बिजली से बचाव करने के लिए। तो ये लाइट कन्वेंशनल सिस्टम जो रहता है, इसका एरिया ऑफ कवरेज कम रहता है। कन्वेंशनल का एरिया ऑफ कवरेज कम रहता है, जो जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ कम रहता है। तो इसका क्या मायने कि अगर एरिया कम है तो हमको उसको नंबर ऑफ लाइटनिंग से ज्यादा बिठाना है। अच्छा, मतलब एरिया कम है तो हमको मल्टीप्लिकेशन में जैसे उसका एरिया अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर के बाद और एक ऐसे पूरा मेश बनाना पड़ता है। ओके। और जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि बिजली का कोई माप नहीं है, मतलब उसको हम किलो एम्पियर में मेजर कर रहे हैं अभी लैब में, उसका एक मापदंड है। तो जो नैसर्गिक आपत्ति उसका तो मापदंड है नहीं, वो मेजर नहीं कर पा रहे, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना लगाना है। तो IS या IEC स्टैंडर्ड ने जो बताया उसके हिसाब से एक मल्टीपल लगाना पड़ता है। और इसको जो लाइटनिंग करंट है उसको जमीन के अंदर छोड़ने के लिए या डिसिपेट करने के लिए उसको बहुत सारा पाथ चाहिए होता है। अच्छा, तो इसके लिए वो जो आपने जहाँ पे देखा है ग्रिड सिस्टम जो बोलते हैं उसको, जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स उसको रन करते हैं, तो वो सब मल्टीपल पाथ उसको दिया जाता है। जैसे बिजली का गिरना पानी के फ्लो के साथ कंपेयर कर सकते हैं उसको। जैसे एक ओवरहेड वाटर टैंक है, उसको अगर एक ही नल से हम छोड़ेंगे पानी तो प्रेशर बहुत रहता है। यस करेक्ट। तो अपार्टमेंट में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो फिर प्रेशर एक लेवल में सबकी तरफ निकल जाता है वो। ओके, तो ये डिफरेंस है। तो जो एडवांस
लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस आपने जो बताया, मतलब इंस्टॉलेशन में इसमें और एक मैंने सुना था कि कवरेज एरिया जो बोला ना आपने, जी, 10 मीटर correct, 10 मीटर 10 वाला, तो कवरेज एरिया जो है अगर एडवांस सिस्टम में हम जाते हैं हाँ एंड कन्वेंशनल का जो रहेगा जी। आपका, तो कवरेज एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर कवरेज एरिया कैसे डिसाइड होता है? जैसे कन्वेंशनल में जैसे मैंने कहा कि 10 मीटर तक उसका मैक्सिमम रेंज हो सकता है। ओके। और एडवांस में अगर हम उसको शिफ्ट होते हैं, जैसे अभी ऊंचाई पे बिल्डिंग से अपनी सारी, तो ये 10 गुना हो जाता है, 100 मीटर तक उसका रेडियस हो जाता है। तो एक अपार्टमेंट के लिए जो छोटी सी अपार्टमेंट रहेगी, तो उसको एक सिंगल लाइटनिंग प्रोटेक्शन से भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कन्वेंशनल में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर ज्यादा से ज्यादा हम लाइटनिंग एक्स्ट्रा लगाएंगे। और एक चीज था उसमें, कन्वेंशनल में हम उसको कॉपर का यूज करते थे, कॉपर जो मेटल हम यूज करते हैं। तो जैसे लाइटनिंग प्रोटेक्शन हम टेरेस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो ओपन टू एयर एक्सपोज हो जाता है, करेक्ट। तो वो जल्दी से जल्दी खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर एडवांस में हम जो यूज करते हैं वो स्टील में रहता है, एसएस बोलते हैं हम उसको। अच्छा। एसएस 304 पर्टिकुलर रहता है, जो करोड नहीं होता है ओपन टू एयर में। तो उसको सिंगल एयर टर्मिनल में हम 100 मीटर का एरिया कवर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें मैंने सुना था कि जो एरिया कवरेज आप पकड़ते हैं उसमें कुछ कोण या मतलब एंगल्स पकड़ते हैं, वो क्या है? मतलब एंगल, कितना एंगल पकड़ना चाहिए? और मतलब कन्वेंशनल और एडवांस जी दोनों में एंगल सेम ही रहता है कि कैसा रहता है? नहीं, कन्वेंशनल में एंगल होता है, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें दोनों को जो फर्क है मैं आपको बताना चाहूंगा। कन्वेंशनल में एक एंगल प्रोटेक्शन रहता है, 45 डिग्री एंगल हम उसको बोलते हैं। अभी ये जैसे लेमैन जो हम बोलते हैं, सबको मालूम है 45 डिग्री एंगल होता है। करेक्ट। बट जो कैलकुलेशन है उसके बेस में, अगर इमारत की ऊंचाई 20 मीटर तक है तो उसको 45 डिग्री में कवर करता है। अगर 20 मीटर से ऊपर जाती है तो एंगल वो कम होता है, क्योंकि जब जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग जो हम बोलते हैं, हम बादलों के पास जा रहे हैं, मतलब उतना वहां तक टच हो रहा है, तो उसमें एंगल ऑफ प्रोटेक्शन कम रहता है, बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये कन्वेंशनल में है। अच्छा। और जैसे 60 मीटर के ऊपर हम जाते हैं किसी भी इमारत की ऊंचाई, तो उसका एंगल ऑफ प्रोटेक्शन 15 डिग्री हो जाता है। बाप रे, तो ये 10 तो मीटर का जो बिल्कुल मालूम नहीं था। हाँ, हम लोग ब्लाइंडली समझ रहे थे कि किसी भी लाइटनिंग प्रोटेक्शन का एंगल 45 डिग्री होता है, स्टैंडर्ड। लेकिन आपने तो नया बताया कि 20 मीटर पे है तो 45, ऊपर जाओगे तो और कम, 60 मीटर पे जाओगे तो 15 मीटर। मतलब ये तो मतलब मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं रहेगा। ब्लाइंडली सबको मालूम होता है लाइटनिंग अरेस्टर प्रोटेक्शन मतलब 45 डिग्री एंगल। आगे बताइए प्लीज। अभी कन्वेंशनल में अगर हम सच में मानेंगे तो, अगर किसी भी वास्तु पे हम देखेंगे, मंदिर में अगर देखेंगे, तो ऊपर का जो कलश बोलते हैं हम उसको, वो भी पीतल का रहता है। करेक्ट। चर्च में भी वो जो प्लस सिंबल रहता है वो भी मेटल का रहता है। करेक्ट। और मस्जिद में भी देखेंगे तो चांद जो बनाया जाता है वो भी मेटल का रहता है। एग्जैक्टली। ये हमसे ज्यादा जो हमारे पूर्वज थॉट प्रोसेस में थे, उनका दिमाग उन्होंने उस तरह से चला दिया कि उनको भी मालूम था कि लाइटनिंग के इफेक्ट्स क्या होने वाले, और हमको हमारी ये जो वास्तु है, ये मंदिर, मस्जिद और ये चर्च या गुरुद्वारा जो है, इनको कैसे बचाना है। तो ये सब उन्होंने डिजाइन किया, और लाइटनिंग अरेस्टर ही है। ये सिंबल्स जो है वो प्रोटेक्शन वाले ही सिंबल्स है, कोई भी धर्म के रहने दीजिए। और जो हम एडवांस में अगर बात कर रहे हैं अभी, तो पैराबोला में कवर करता है। जैसे मैंने कहा कि कन्वेंशनल में एंगल कर रहा है, तो उसका लेंथ में एरिया डिसाइड किया जाता है, 10 मीटर 5 मीटर। अच्छा। जो पैराबोला में कवर करता है तो रेडियस में कवर करता है, सर्कल में पूरा एरिया कवर किया जाता है। ओके। जैसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी को छाते के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम छाता पकड़ रहे हैं बारिश से बचने के लिए, तो पूरा हमारा शरीर उसमें ढक जाता है, तो पूरा वो प्रोटेक्ट करता है उस पानी से। तो सेम वही कन्वेंशनल। तो आज के डेट में अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहोगे जी, कन्वेंशनल या एडवांस, जी, तो आप, जितना मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग में, तो आप एडवांस सिस्टम रिकमेंड करोगे। करेक्ट। ओके। क्योंकि एडवांस में अभी हम, जैसे आज भी हम दर्शकों से बात कर रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से बात कर पा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हमको ये एडवांस में ही जाना चाहिए सब चीज। जो मशीनरी भी हम एडवांस यूज कर रहे हैं, आज 60 माले पे अगर हम जा रहे हैं तो उसको भी एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी। यस। ओके। तो मुझे और एक क्वेश्चन था कि समझो, हाँ, लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए हमने लाइटनिंग अरेस्टर बिठा दिया, कन्वेंशनल के बदले में हमने एडवांस लाइटनिंग अरेस्टर बिठा दिया। मेरी इंडस्ट्री है, मैं केमिकल कंपनी में, हमारा केमिकल कंपनी समझ लीजिए, काफी सारे फ्लेमेबल केमिकल्स से, गैसेस से, लाइटनिंग प्रोटेक्शन बिठाने के बाद
क्या मैं सेफ हूँ? जी नहीं, लाइटनिंग के जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो प्रकार से जो बादलों से जमीन की तरफ जो बिजली आती है, अगर आपके एरिया में या आपके इंडस्ट्री में जो है वहां पे अगर डायरेक्ट बिजली गिरती है तो वो हम लाइट एडवांस लाइटनिंग रजिस्टर बिठाने से आप उसके लिए सेफ हो जाएंगे। और एक चीज होती है इनडायरेक्ट लाइटनिंग प्रोटेक्शन। इनडायरेक्ट जो अगर बिजली आपके एरिया के बाहर गिरती है, जैसे आपने शुरू में सुना होगा कि कहीं बारिश होती है तो हमारे पहले सप्लाई बंद किया जाता है लाइट। करेक्ट। एमएसबी वो सप्लाई बंद कर देती है। उसके बावजूद भी आप देखा होगा कि आपका फ्रिज खराब हो गया या टीवी Yes, खराब yes, हो गया yes, yes. या लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, टीवी ये जो उड़ हमने गया। टीवी उड़ गया, ये हमने जो सुना है ये इनडायरेक्ट का इफेक्ट रहता है। अगर बिजली अपने प्रीमाइसेस के बाहर जाती है और अपने फैसिलिटी में अपने प्रीमाइसेस में जो बाहर से जो सप्लाई आता है या नल का जो पाइप भी आता है तो भी एक मेटल का पाइप है, अगर बिजली वहां पे गिरती है तो उसके पाथ को पकड़ के वो बिजली या करंट जो हम बोलते हैं वो अपने प्रीमाइसेस में आती है। और जो अपनी सेंसिटिव मशीनरीज है जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, अगर घर की बात करेंगे, इंडस्ट्री में बात करेंगे तो सेंसिटिव मशीनरीज रहती है तो सबको डैमेज करती है। अच्छा। तो उसको उसके बचाव के लिए भी हमको सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस रहता है। जैसे लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम है वैसे सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है जो इनडायरेक्ट लाइटनिंग से हमको बचाता है। हमको बचाता है। दूसरी चीज, गैस रिलीज हो रही है, लाइटनिंग हो रही है जी, फायर एंड एक्सप्लोजन के चांसेस रह सकते हैं। बहुत ज्यादा रहते हैं सर। बिजली जब गिरती है किसी मेटल पे या किसी जमीन पे भी अगर गिरती है तो उसमें एक आग पैदा हो जाता है, मतलब आग उत्पन्न होता है और जो करंट रहता है। और ये करंट जैसे सिस्टम में जो हम करंट यूज करते हैं किसी भी मशीन को चलाने के लिए, उसका जो फॉल्ट रहता है वो अलग चीज है, उसको हम सीमित रख सकते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से। बिजली का करंट जो उसको सीमित नहीं है। ओके। तो उसमें बहुत सारे डैमेजेस बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं। ओके। दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है वापस। जी। लाइटनिंग प्रोटेक्शन तो मैंने बिठा दिया, जी, पर सिर्फ लाइटनिंग प्रोटेक्शन बिठाने से काम नहीं चलेगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, बिजली से प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन फायर और ये सारी चीजों आपको कंट्रोल में लानी है तो आपको कंपनी के अंदर बाकी सारी चीजों का भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि गैस रिलीज रहेगा, केमिकल स्टोरेज प्रॉपर रहना चाहिए। जैसे मतलब अगर देखा जाए तो फायर का जो ट्रायंगल है जी, इसमें हीट है, फ्यूल है एंड ऑक्सीजन सप्लाई है और एयर है। एयर है। तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन हमको प्रोटेक्ट करेगा इग्निशन सोर्स जो है उससे। मतलब लाइटनिंग आएगी, हाँ। इग्निशन सोर्स, इट इज वर्क एज ए इग्निशन सोर्स। अगर वो प्रॉपर पाथ मिला तो वो नीचे जमीन चले में जाएगी। चले जाएगी। लेकिन उसी जगह पे हवा अवेलेबल है, आपको फ्लेमेबल केमिकल्स या Chemicals है, मतलब है ना, petroleum storage वो बोलते हैं सारा एटमॉस्फेयर है और ऐसे कंडीशन में बिजली करती है तो फायर या एक्सप्लोजन के चांसेस तो बढ़ बहुत जाते हैं। ज्यादा। तो इसीलिए लाइटनिंग प्रोटेक्शन बिठाने के बाद भी हमको कंपनी के अंदर ऑल अदर सेफ्टी एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। बहुत जरूरी। लाइटनिंग प्रोटेक्शन आपको सिर्फ ऊपर से गिरने वाली बिजली से ही प्रोटेक्शन देगा। यस, इसमें आप बड़ा नुकसान टाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अनसेफ कंडीशंस फैक्ट्री के अंदर जनरेट करोगे, अनसेफ कंडीशंस आपकी फैक्ट्री के अंदर रहेगी तो फायर एंड एक्सप्लोजन के चांसेस वैसे ही रहते हैं। करेक्ट? ओके। मतलब सीधी बात है, आप लाइटनिंग प्रोटेक्शन बैठा दो, पर बाकी की जो जरूरती प्रोटेक्शन से आपको लेने ही पड़ेगी। एक क्वेश्चन और एक मन में आता है जी, रिस्क असेसमेंट लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से किया जाता है, उसमें क्या क्या कंसिडरेशन रहते हैं जी। एंड एक इंस्टॉलेशन के लिए रिस्क असेसमेंट करने के लिए कितने दिन लग सकते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता है और कितने लोग लग सकते हैं। जैसे कहा कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम हमको लगाना है, बट उसको क्या तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ पे लगवाना है, इसके लिए कैलकुलेशंस होता है। जैसे मानक जो है ISIC और NFC स्टैंडर्ड जो है, इनमें एक कैलकुलेशंस दिया गया है कि जो वास्तु है, जो इमारत है या जो इंडस्ट्री है, उसकी संरचना कैसी है। ओके। अगर वो किस चीज से बना है, कंक्रीट से बना है, मेटल से बना हुआ है, उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं और उसका एरिया कितना है, जैसे उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, और उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स है या इमारत है वो किस चीज से बनी है, ये भी उसमें कंसिडर किया जाता है।
हालांकि ये नहीं कि अपना प्रीमाइसेस के बारे में सीमित है, उसके आसपास में क्या है, अगर उसके आसपास में पानी की अगर नजदीक बना हुआ है तो भी चीज उसमें कंसिडर किया जाता है। ओ तो ये सब चीज उसमें कैलकुलेशंस होते हैं, उसके एक लेआउट बनाया जाता है और उसके तकनीक के ऊपर, मतलब लेआउट के ऊपर, उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के ऊपर, उसके बाद उसमें पुटअप किया जाता है सब। एरिया ऑफ कलेक्शन हम उसको बोलते हैं। एरिया ऑफ कलेक्शन तो कितना एरिया कलेक्ट हो रहा है अपने प्रीमाइसेस का, और उसके सराउंडिंग एक सर्कल बनाया जाता है कि इससे बाहर का एक 15% 20% पूरा एरिया उसमें कवर किया जाता है। ओके तो उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कहाँ पे लगवाना है, तो पूरा हमारा सिस्टम 99% 100% उसको हम सेव कर सकते हैं। ओके जैसे कि फ्लेमेबल स्टोरेज अगर रहेगा, पेट्रोलियम का अगर कोई स्टोरेज रहेगा, तो उसके ऊपर हम लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि हम एक बोलते हैं कि ह्यूमन एरर, जो मानव जो इंस्टॉल कर रहा है उसको, उसमें अगर कुछ भी गलती होगी, 1% 0.1% भी गलती होगी, तो बिजली लाइटिंग प्रोडक्शन सिस्टम लगाना एक धोखादायक हो जाएगा उसके लिए। कहाँ पे बिठाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक पूरा टेक्निकल जॉब है, इसमें अगर जरा सी भी चूक हो गई इंस्टॉलेशन में, तो जो लाइटनिंग बिजली गिरने वाली है तो पूरा अपना सिस्टम फेल कर सकती है, पूरा वहां पे डैमेज कर सकती है अपने सिस्टम को। ओके सपोज किसी रेसिडेंशियल एरिया या किसी इंडस्ट्री को जी लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम बिठानी है, तो उनको जैसा कि आपने बताया कि शुरू में आपको अप्रोच करने के बाद उनको एक सर्वे या स्टडी जो है ना, Study कर सकते हैं। हाँ, पहले मेरे ख्याल से आपका प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि आप इनिशियल सर्वे करते होगे, फिर उनको स्टडी के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए कहा जाता होगा, एंड रिस्क असेसमेंट करने के बाद शायद आपका है ना क्या उसमें रहेगा। तय होता है, मतलब अगर किसी इंडस्ट्री को हम अप्रोच करें कि इंडस्ट्री अपनी तरफ आ रही है, अप्रोच कर रही है लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए, तो उसमें सबसे पहले विजिट होता है, उनके साथ डिस्कशंस होता है कि क्या क्या उनके पास स्टोरेज है, उनका एक लेआउट लिया जाता है उनकी तरफ से। ओके और उसके बाद एक इंडस्ट्री का कितना एरिया, उसके ऊपर एक 2 दिन या 3 दिन का विजिट होता है पूरा। ओके उसमें सब पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं कि इससे पहले कहाँ कैसे लॉस हुआ था, या कुछ डैमेजेस हुए थे, इनडायरेक्ट से भी कुछ डैमेजेस हुए थे, उसका सराउंडिंग भी एरिया देखा जाता है, इंडस्ट्री के बाहर भी क्या क्या स्टोरेज है, वो सब उसमें कंसिडर किया जाता है। ये सब इनपुट्स लेने के बाद उसका एक 4 से 5 दिन का एक पूरा कैलकुलेशन बनता है उसमें। ओके 3-4 लोगों का हमारा टीम जाता है वहाँ पे। अरे बाप रे, ये तो तो ये बड़ा सब, बड़ा काम है। मतलब हाँ, मतलब बिजली से बचना इतना छोटा काम नहीं है, आसान भी नहीं है। वेरी गुड। तो इसके बाद एक 4-5 दिन का कैलकुलेशंस होने के बाद फिर हम वो फाइनल में रिजल्ट में आते हैं कि कहाँ पे और कैसे लगवाना है उसको, कहाँ पे और कैसे लगना और कौन सा टाइप का लगना, कौन से टाइप का लगवाना मगर अगर आप किसी फैक्ट्री को रिकमेंड करते हो है। जी, तो रिकमेंडेशन में आप दोनों कन्वेंशनल एंड एडिशनल एडवांस दोनों देते हो कि आप स्ट्रेट अवे नहीं आपका एडवांस में आना है, कैसा रहता है आपका? नहीं, हम शुरू में या कंपनी की रिक्वायरमेंट पहले अंडरस्टैंड कर लेते, कैसा रहता है? जब फर्स्ट विजिट में तो कंपनी की रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड की जाती है, मतलब उनको कंसिडर किया ही जाता है। बट कंपनी में जैसे अभी केमिकल कंपनी अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका करोसिव नेचर रहता है, वहाँ पे जो केमिकल्स रहते हैं उसका मेटल वहाँ पे टिकता नहीं है। बराबर। जैसे हम कन्वेंशनल में कॉपर का यूज कर रहे हैं, तो कॉपर वहाँ पे ज्यादा दिन तक या ज्यादा महीने तक नहीं टिक पाएगा, तो खराब हो जाता है वो। तो इसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हम इंस्टॉल करेंगे, तो फिट एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी हम उसको बोल सकते हैं। फिट एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी, उसमें मेंटेनेंस नहीं रहता ज्यादा से ज्यादा। इसमें मेंटेनेंस का जैसे एक हम बोल सकते हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन हम उसको बोल सकते हैं, जो इंडस्ट्री में कोई भी मेंटेनेंस का बंदा जो है वो कर सकता है। ओके अगर फिजिकल डैमेज कुछ नहीं कर रहे, मतलब एक्सपांशन के टाइम पे या कि मशीन ऑपरेशन के टाइम पे, कुछ एक्सपांशन के टाइम पे अगर उसका जो डाउन कंडक्टर बोलते हैं, तो वो अगर डैमेज नहीं हो रहा है, तो वो सिस्टम इंटैक्ट रहता है सर। ओके तो मतलब उसके बाद फिर आप रिपोर्ट दोगे, फिर रिपोर्ट के बाद फिर जैसा कि रिक्वायरमेंट रहेगा आप इंस्टॉलेशन भी आप करोगे। मतलब सर्वे करना, रिस्क असेसमेंट करना, दिस इज वन जॉब। हाँ जी, बाद में इंस्टॉलेशन करना भी एक बड़ा काम है, करेक्ट? वो भी आपकी टीम करती है कि आप कैसा है? मतलब नहीं, ये टीम पूरा, मतलब हम अगर सोल्यूशन लेके जा रहे हैं इंडस्ट्री में या मार्केट में, तो 0 टू एंड तक पूरा हम सोल्यूशन मतलब देते हैं। स्टार्ट टू एंड आपका स्टार्ट टू एंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन का स्टडी, साइट विजिट, सर्वे, रिस्क असेसमेंट एंड आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन, पूरा का पूरी सर्विस आपके इसमें। वेरी गुड। मतलब आपके पास आ जाए और बिजली से बच जाए, ऐसा है ना? सोल्यूशन अंडर वन रूफ हम बोल सकते हैं। यस यस, अंडर बिजली से बचो अंडर वन रूफ। ओके ग्रेट। ठीक है, तो सर्वे तो हो गया,
इंस्टॉलेशन भी हो गया। किसी भी कंपनी ने इंस्टॉलेशन किया है जी, एंड आपने बोला कि इंस्टॉल फिट एंड फॉरगेट, फिट एंड फॉरगेट, बट अगर कोई इंडस्ट्री उसको फॉरगेट कर देगी तो चलेगा कि आफ्टर इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शंस, सर्वे, सर्विसिंग, मेंटेनेंस ये करना भी जरूरी होता ये है। बहुत जरूरी है सर। इसमें कैसे होता है कि अगर इंडस्ट्री में रेगुलर बेसिस पे कुछ नया एक्सपांशन रहता है तो उनके कुछ नए मशीनरीज आते हैं या नया बिल्डिंग की ऊंचाई भी बढ़ाते हैं बहुत सारी जगह। तो एक्सपांशन में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो डाउन कंडक्टर है, जैसे उसमें बताना भूल गया कि लाइटनिंग अरेस्टर में क्या क्या होता है कि ऊपर का एयर टर्मिनल रहता है, एयर एयर टर्मिनल, टर्मिनल हम उसको बोलते हैं, और उसका एक डाउन कंडक्टर रहता है जहां से बिजली जमीन की तरफ हम उसको पाथ देते हैं, और एक अर्थिंग सिस्टम रहता है। जैसे अर्थिंग हम जमीन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका एक मेंटेनेंस आ जाता है, उसमें उसका एक रेजिस्टेंस वैल्यू हम बोलते हैं उसको। हाँ। तो रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करना साल में 1 या 2 बार उसको बहुत जरूरी रहता है। ओके, तो ये मेंटेनेंस है, उसमें फिजिकल डैमेज है, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है, जो हम लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहे हैं या लगाने के बाद फिट एंड फॉरगेट भी हम बोल रहे हैं उसको, और उसका एक हेल्दीनेस रहता है। जैसे हम अपना खुद का हेल्दीनेस चेक करते हैं, फिट एंड फॉरगेट फॉर इंस्टॉलेशन, बट Yes. हेल्दीनेस के लिए आपको Healthiness सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस बहुत जरूरी करना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अदरवाइज बिजली तो गिर जाएगी। कौन सा भी हम मशीनरी लगाते हैं तो उसका एक हेल्दीनेस चेक किया जाता है Yes, कि ये yes. कितना हेल्दी है, इसका इफिशियंसी क्या है। तो वो हम उसमें जोड़ना चाहेंगे कि हेल्दीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर 3 इयर्स आपको उसका हेल्दीनेस चेक करना ही करना है। मतलब आने वाली बिजली में हम जो फरवरी, अभी जिस मंथ में हम बैठे, फरवरी मार्च में हम जो देख रहे हैं, तो इसमें ये मेंटेनेंस और हेल्दीनेस का पीरियड है। आने वाले जो पीरियड है जून में, उसमें बिजली से बचाव करने के लिए पूर्व तैयारी हम उसको बोल सकते हैं। बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने निकाला, ये मैं ऑलरेडी आई वाज फॉरगेट दिस पॉइंट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कह सकते हैं या प्री मानसून मेंटेनेंस कह सकते हैं आप इसको। तो इट शैल बी, मतलब ये जो है लाइटनिंग अरेस्टर का हेल्दीनेस चेक करना, इट इज अ प्री मानसून एक्टिविटी। प्री मानसून एक्टिविटी क्या क्या करना चाहिए उसमें? जैसे अगर हम इंडस्ट्री में इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी लाइटनिंग अरेस्टर, तो उसमें जैसे मैंने कहा था शुरू में कि एयर टर्मिनल है, उसके जो सिस्टम के जो पार्ट्स है, लाइटनिंग एयर टर्मिनल रहता है, डाउन कंडक्टर रहता है, और अर्थिंग सिस्टम, ये मेजर 3 पार्ट्स है उसमें। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस पर एक काउंटर भी आता है, जो बिजली गिरने के बाद नंबर ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक्स हम जो बोलते हैं, कितनी बार बिजली वहां से गिरी है, तो उसको एक नंबर उसमें काउंट होता है। मतलब आजू बाजू में या उसके ऊपर? आपने जो इंस्टॉल किया हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर, हाँ। उसमें से कितनी बार बिजली जमीन की तरफ गई है, क्या बात इसका है। भी एक काउंट आता है। वाह। तो भी लाइटनिंग इवेंट काउंटर हम उसको बोलते हैं। तो ये हम उसमें चेक कर सकते हैं प्रिवेंटिव में। सबसे पहले हमको उसमें चेक करना है कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस अभी क्या है, वो डैमेज है कि अच्छे, हेल्दीनेस अच्छा है उसका। और जो ऊपर हम एयर टर्मिनल इंस्टॉल कर रहे हैं लाइटनिंग अरेस्टर, जो मेजर पार्ट है उसका, जो बिजली को खींचता है, तो उसका हेल्दीनेस हमको चेक करना है वहाँ पे। और जो डाउन कंडक्टर है उसका विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि कितना उसका कहाँ पे डैमेज है, कहाँ पे उसके अगर ज्वाइंट्स है तो ज्वाइंट्स अच्छी तरीके से है या कुछ लूज कनेक्शन है उसमें, वो हम चेक कर सकते हैं उसमें। अभी आप बात करते समय आपने कहा था कि यू आर हैविंग दैट काउंटर, जी, क्या बोलते हैं उसको? लाइटनिंग इवेंट काउंटर। लाइटनिंग इवेंट काउंटर। जी, सपोज वो काउंट में काफी सारे बिजली के गिरने के रिकॉर्ड्स अगर मिलते हैं हमको, मिलते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर हमने यहाँ पे बैठाया, मतलब दिस इज अ गुड साइन, कंपनी ने एक अच्छा डिसीजन लिया, हम बोल सकते हैं। पर साथ ही साथ में अगर इतनी लाइटनिंग वहां पे गिर रहे तो और कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, या जो कर रहे उसका हेल्दीनेस है एंड इट इज वर्किंग, दैट इज सफिशिएंट? नहीं, रिस्क असेसमेंट के बाद अगर हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके बाद आपको अगर लाइटनिंग काउंटर में अगर काउंट दिख रहा है, मतलब इसका मतलब हमने सही तरीके से उसको इंस्टॉल किया हुआ है, सही डिजाइन करके उसको इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे अगर नंबर ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक, मतलब और एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर बिजली बहुत सारा गिरती है तो उसका हेल्दीनेस जो हम बोल रहे हैं, वो एयर टर्मिनल भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, तो उसको हम हेल्दीनेस चेक कर सकते हैं। जैसे एयर टर्मिनल हम जो सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री में हम जो बिठा रहे हैं, उसको CPRI में टेस्ट किया गया है, अपनी भारत सरकार का। CPRI एक सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लैब अपनी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट लैब है ये, भारत सरकार का। ये बेंगलोर में स्थायी है। तो वहां पे हमने उसको 70 किलो एम्पियर तक उसको चेक किया है। जैसे, और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उसको भारत के बाहर जो टेस्ट किया है तो 100 किलो एम्पियर तक उसको चेक किया गया है। अच्छा, तो उतना उसका विस्टैंडिंग कैपेसिटी हम बोल सकते हैं, उसकी ताकत बोल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा बिजली होती है तो फिर वो नेक्स्ट फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ओके।
अच्छा, लाइटनिंग अरेस्टर आप बिठा रहे हैं, अलग अलग टाइप के लाइटनिंग अरेस्टर बिठा रहे हैं। जी। आपने बताया कि वो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स या पार्ट्स है, पार्ट्स। तो इट इज अ इम्पोर्टेड पार्ट्स, क्या इंडिया में बनते हैं वो? जी नहीं, जैसे इंडिया का जो भारत का जो मानक है आईएस, उसके हिसाब से जो बनते हैं तो इंडिया में बनता है। जो हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नेशनल फ्रेंच कोड का जो है, वो अब भारत के बाहर ही बनता है और वहां से इसको इम्पोर्ट किया जाता है। और जो बाकी के जो उसको सपोर्टिंग पार्ट्स है, जो सिस्टम्स है, वो सब इंडियन में यूज किए जैसे डाउन कंडक्टर हम केबल या स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ यहीं से बनता अच्छा है। मतलब, अर्थिंग सिस्टम भी यहीं से बनता है अच्छा मतलब जो कुछ पार्ट्स यहाँ पे बनते हैं, कुछ जो है ना, मतलब बाहर वो से। बाहर से आते हैं। ओके। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जी। आपने 1,000 से भी ज्यादा इंस्टॉलेशंस की है। जी। जानना चाहूंगा ये मतलब दिस इज अ अचीवमेंट कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में जी। इंस्टॉलेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब है ना, लेवल सेट करने जैसा है। जी। कितने मतलब मैंने तो 1,000+ बोला था, आप जी। उसमें बता सकते हैं कि आपने कितने इंस्टॉलेशंस किए हैं, कौन से कंपनी में, मतलब है ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनी में आपने जी। इंस्टॉलेशंस किए हैं, और साथ ही साथ में रिसेंटली आपने कहाँ इंस्टॉल किए? ये मेरे 3 क्वेश्चंस रहेंगे। जी। मेरा जो सबसे पहला इंस्टॉलेशन हम बोल सकते हैं, वो जोतुन पेंट्स बोल के कंपनी है पुणे में। कौन सी? जोतुन पेंट्स जो जोतुन पेंट पेंट्स, बनाती है, जो जैसे जिसका आपने फर्स्ट इंस्टॉलेशन फर्स्ट किया। इंस्टॉलेशन किया है। और उसके कहीं बाद टाटा मोटर्स है। कुछ भी चीज फर्स्ट हम करते हैं तो वो हमेशा दिमाग में रहते हैं, रहता तो है, वो कंपनी का नाम आपके दिमाग में हमेशा कभी नहीं भूल रहेगा। पाएंगे उसको। यस, वेरी गुड। ये इंडस्ट्री में हो गया। रेसिडेंशियल में हम, कमर्शियल में अगर यूज कर टाटा बोल मोटर रहे, का कुछ बात करें। टाटा मोटर्स में भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा। जो रिनोन कंपनी है इंडिया में, यस। जो जेन्यून भी हम उसको बोल सकते हैं, भरोसा हो उसके ऊपर। टाटा मोटर्स है, फिएट इंडिया है। ये ओके। कुछ पुराने इंस्टॉलेशन है, 2008-9 में हमने किया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने केमिकल इंडस्ट्री में इंस्टॉल किया। और जो हाल ही हमने रिसेंटली किया है, जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हम बोलते हैं, महाड़ में है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक महाड़, ओके। महाड़ में है, लोटे में है। एक्वा फार्म एक नई कंपनी वहां पे बनी थी महाड़ में, हम्म। वहां पे इंस्टॉल किया है। कुछ गैसेस पेट्रोलियम कंपनी में भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है उसको। अच्छा, जी। तो मैंने जो शुरू में बताया था 1,000+, इज दिस 1,000+, और कैसा है एक्चुअली, मतलब? हाँ, 1,000 से ऊपर तो हो ही गए होंगे अब तक। अच्छा। तो मतलब कुछ जो नाम मेरे यार दिमाग में है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। वही चीजें, इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हर तरह तरफ की, मतलब इमारतों में हमने किया, वास्तव में किया हुआ है। बंगलोज में भी किया हुआ है। ओके। कुछ मतलब जो बंगलो रहते हैं, जो सीईओ के वगैरह, उनके ऊपर भी हमने किया हुआ इंस्टॉलेशन। बट अभी आप जो रिसेंटली आपका जो है ना, आप यू आर एसोसिएटेड विद द रेडियन सेफ्टी सॉल्यूशंस, तो रेडियन सेफ्टी सॉल्यूशंस इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज, जी। एंड आपका फोकस जो है आज के डेट में, जितना मुझे मालूम है, इट इज इंडस्ट्रियल एंड बिग कमर्शियल्स, Big ऐसा commercial। जी। बोल सकते हैं। फेब्रुवरी चल रहा है, जी। किसी भी इंस्टॉलेशन, लाइटनिंग अरेस्टर का सर्वे, लाइटनिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जी। उसके लिए किसी भी इंडस्ट्री को सही टाइम क्या रहेगा, मतलब कब शुरुआत करनी चाहिए, एंड इंस्टॉलेशन कब तक होना चाहिए? जैसे शुरुआत तो कभी भी करेंगे तो गलत है ही नहीं उसमें, बट प्री मानसून हम जो बोलते हैं, तो यही पीरियड है जो मार्च एंड तक हमको उसको खत्म करना है। फरवरी मार्च में हमको उसको सर्वे करना है कि अपने को कहाँ पे लगवाना है। अगर ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसका फिर भी उसका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करना है। जैसे हमने लक्ष्मी ऑर्गेनिक का भी बात किया, तो उसका लोटे का जो प्लांट है, वहाँ पे हम अभी उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए अप्रोच उनकी तरफ से आया था, तो हम उसको अप्रोच कर रहे हैं अभी उसके लिए। अच्छा। तो ये यही पीरियड है, मार्च का पीरियड तक, या मैक्सिमम अप्रैल तक हम उसको खींच सकते हो, तो पूरा इंस्टॉलेशन अपना, पूरा सिस्टम जो है, उसको हम सिक्योर कर सकते हैं अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग। अच्छा, मतलब मानसून अगर हम पकड़ते हैं कि जून में स्टार्ट हो जाएगा, जी। तो उसके पहले एटलीस्ट 2 महीने हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। प्रिपेयर रहना है। इन वर्ड्स वी कैन से कि इंस्टॉलेशन, या अगर इंस्टॉलेशन किया है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हमको 2 महीने पहले से हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। ओके। तो जाहिर सी बात है कि जितना हम प्रिपेयर रहेंगे उतना हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये जैसे हम भारत सरकार भी करता है, आपत्ति व्यवस्थापन उसको बोलते हैं, यस कि यस। प्री मानसून सब सिस्टम अपना रेडी करके रखते हैं, हेल्दीनेस चेक करते हैं, हेल्थीनेस चेक करते हैं, सब चीज के लिए रेडी रहते हैं। वैसे ही उसी तरह से हमको भी, इंडस्ट्री को भी हमको रेडी रहना चाहिए उसके लिए। यस, गुड। विनायक जी, जी। आप यहाँ पे आए, आपने बहुत ही
अमूल्य ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। बहुत सारी चीजें मुझे भी मालूम नहीं थी। लाइटनिंग प्रोटेक्शन मैं आज तक समझता था कि हाँ उसका सर्वे रहता है, 45 डिग्री एंगल रहता है, एंड उसके टाइप्स में कुछ ऐसा मतलब इतना कुछ खास नहीं था। आपने वो बताया कि बिजली के गिरने के 3 टाइप्स तीन है, प्रकार है सर। उसमें जो दूसरा था जमीन से ऊपर जाने वाली, मतलब वो कभी सोच भी नहीं सकता, मतलब हमारे दिमाग में कभी मतलब आज तक कभी पढ़ा नहीं था, कभी जी सुना सर। नहीं था, कभी देखा नहीं था। देखने का तो सवाल ही आता नहीं, बट दिस इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड दिस डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर मी। शुरुआत में मैंने कहा था कि आपने 2008 में बी इलेक्ट्रिकल कंप्लीट किया, स्ट्रगल था, एंड आपका फिर जर्नी ऐसा हो गया। पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन छोड़ के वो स्ट्रगल आपका थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैं, क्या था, कैसा था एक्चुअली। इसमें जैसे मैंने कहा कि 2008 में मैंने पास आउट किया था। तो जैसे पढ़ाई में ज़्यादा ये नहीं, इसलिए इंडस्ट्री में जॉब मैंने सर्च नहीं किया, और कुछ अच्छा। लाइबिलिटीज थी जैसे पढ़ाई पूरे करने के लिए जो एजुकेशन लोन हम बोलते हैं उसके लिए, तो उसको कंप्लीट करना था। तो इसके लिए मैंने इनिशियली मार्केटिंग जॉब से स्टार्ट किया था। और जो एक अच्छा हुआ कि जो मैंने फर्स्ट को कैप्चर किया, तो उसकी वजह से मैं ये फील्ड में आ गया, अच्छा। लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम में। तो 2008 से ही मैं लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम में हूँ, और 2008 से 2012 तक मैंने पुणे, मुंबई, बेंगलोर ये सब जगह जॉब किया। और उसके बाद 2012 में हमने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम में। अच्छा, और ये फिर अभी रिसेंटली आप रेडियंस के साथ? रेडियंस के साथ हमने पिछले 5-6 साल से हम कनेक्टेड है। तो एक लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम का देखने का नजरिया सर का अलग था। तो सेफ्टी के थ्रू कैसे उसको हम कवर कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, इंडस्ट्री को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो हमने शुरू में जानकारी ही देना, खाली मतलब एक बिजनेस एक पार्ट अलग है, बट एक अवेयरनेस है, और हम सेफ्टी गाय बोल के जब हम सेफ्टी में काम कर रहे हैं तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है उसमें। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि विनायक जी ने बी इलेक्ट्रिकल के साथ साथ एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी किया है। तो सेफ्टी का जो है ना, अभी जैसे आपने सेफ्टी की बात करी, एंड रेडियन सेफ्टी इज आल्सो इन एक रेनोन्ड नाउ है सेफ्टी के फील्ड में। तो आपने भी एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी किया है, एंड उसी के साथ सेफ्टी का थॉट आपके दिमाग में क्लियरली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस करने से पहले लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, इसके ऊपर आपने फोकस किया, एंड धीरे धीरे वो बिजनेस बढ़ता गया। आपका स्ट्रगल तो हमने सुन लिया। स्ट्रगल के बाद अगर मैं कहूँगा कि एक लड़का 2008 में बी करता है, उसके बाद 2-4 साल कुछ ऐसा जॉब करने के बाद 4 साल में जॉब छोड़ के एक खुद का काम शुरू करता है। आज की डेट में एसोसिएशंस करके ये करके 1000 से भी ज्यादा इंस्टॉलेशन करता है। तो ये खुद में एक बड़ी अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ। उसके लिए दिल से आपको शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा काम किया, एंड इट इज अ रियली इंस्पायरिंग। अगर कोई लोग जॉब कर मतलब पढ़ने के बाद बाहर आते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा जॉब मिलना चाहिए, वैसा जॉब मिलना चाहिए, तो मैं तो कहूंगा कि आपने जो करके दिखाया ये एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो खुद के लिए कुछ करना चाहते। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये थे विनायक परशेट्टी, लाइटनिंग प्रोटेक्शन एक्सपर्ट। इनसे आज हमने काफी सारी बातें जान ली। इंस्टॉल करना है लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, तो यू कैन कॉल रेडियन सेफ्टी सॉल्यूशंस, विनायक परशेट्टी, एंड करा लीजिए आप लाइटनिंग प्रोटेक्शन सर्वे, रिस्क असेसमेंट एंड इंस्टॉलेशन, एज वेल एज अ पोस्ट इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग। सो वंस अगेन थैंक यू विनायक जी, थैंक यू, एंड आपका काम ऐसे चलता रहे और आगे तरक्की करते रहे। थैंक यू सर।